अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे, थैंक यू। सर आपकी कई वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर बहुत वायरल है, पाकिस्तान में भी, जिसमें आप ईरान की और इजराइल अमेरिका की जो वॉर चल रही है उस पर बात कर रहे हैं। और सर क्या लग रहा है आपको कि अमेरिका का अंदाजा गलत हो गया और वो जो आप कहते हैं हमेशा के लेने के देने पड़ गए क्या उनको ईरान पर अटैक करके? देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है, ये 21वीं सदी का सेमिनल युद्ध होगा और अभी प्रूव हो गया। ये फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी बुलिंग से, अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस यूनिपोलर पावर इक्वेशन में धकेल देंगे या एक मल्टीपोलर दुनिया उभर कर साफ आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये लैटर तकरीबन हो ही गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है ये बहुत अंडर एस्टिमेट किया ईरान को हमला करने के पहले। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, ईरान का बर्दाश्त करने का स्टेमिना बहुत हेवीली अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, और उन्होंने ये जो युद्ध छेड़ दिया है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, उन्होंने वेनेजुला पे हमला कर दिया, ठीक है, और वेनेजुला को बस एक दिन में तबाह कर दिया। वो बेचारे मुल्क को, उनके मादरों को उठा के ले गए, उसकी बेचारे की बीवी को उठा के ले गए, कैदी बना लिया और पूरे वेनेजुला के लोग लेट गए सामने, क्योंकि सीआईए ने ब्राइब खिला रखी, घूस खिला खिला के वहां के लोगों को वो कर दिया। लेकिन बात ऐसी है कि वेनेजुला के लोग कोई खास मशहूर नहीं है। किसके लिए? लड़ने के लिए। वो ज्यादा वहां पे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ब्यूटी पेजेंट ज्यादा होते, लड़ाई कम होती है। लेकिन वहां भी शायद लोग बदली हो जाएंगे, क्योंकि कितनी ह्यूमिलिएशन कोई सह सकता है। प्रॉब्लम ये थी बेटे कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर तो 7वें आसमान पे चढ़ गया। मैंने वेनेजुला को एक दिन में मसल दिया चींटी की तरह, अब मैं ईरान पे चढ़ जाऊंगा, फिर मैं क्यूबा को खत्म करूंगा, फिर ग्रीनलैंड में मेरे को रेयर अर्थ चाहिए, मैं वो पकड़ लूंगा, मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। तो साहब ऐसा कब तक चलेगा? क्या आप अगले किस मुल्क पे आएंगे? पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, भारत पे कब्जा करेंगे। यू सी, ये एक नया दौर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में शुरू हो रहा है, बहुत खतरनाक। यू कांट टेक द वर्ल्ड बैक टू 17वीं 18वीं शताब्दी, जिसको बोलते हैं ना कलोनियलिज्म के ईरा में, थोड़ी ना ले जा सकते। हम बोले साहब कल हम जो है, हम व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, हम अफ्रीका से स्लेव ट्रेड शुरू कर देंगे। कमाल है साहब। तो मतलब हम बाकी झक मार रहे हैं यहाँ पे। इट वॉज असेंशियल कि वो जो जिस तरह थर्ड वर्ल्ड पे दादागिरी कर रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई जो आप समझ लीजिए बेटा, कोई 8 देशों पे हमला कर दिया। और ये तो बेअंत था ना। somebody had to push back, somebody have to give a push back कि साहब अभी तक आपने चुन चुन के कमजोर मुल्क ठोक दिए हैं, फिर आप टार्जन बन के अपनी छाती पीट रहे हो, क्रीग बुंडोलो मार दिया मार दिया। अब साहब आपको, आप जरा अपनी, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, पिक समबडी योर ओन साइज। व्हाई डोंट यू फॉर अ चेंज पिक समबडी योर ओन साइज? रशिया से लड़के दिखाइए, चीन से लड़के दिखाइए ना। ठीक है, 4 साल लड़ाई चली यूक्रेन में, कोई बूट ऑन द ग्राउंड डाला आपने? आप औरों को लड़ा के मरवा रहे हैं वहां पे। ठीक है, यूक्रेन को मरवा दिया, 2 मिलियन लोग खत्म हो गए, खलास हो गए उनके। वो बड़े चौधरी बन रहे कि साहब हमने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, बड़े चहेते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के। मरवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने तुमको और तुम्हारे लोगों को। अगर ये अकल समझ नहीं आई तो खतरा है आपके लिए। सो द थर्ड वर्ल्ड हैड टू पुश बैक, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन अ वे दैट रशिया, चाइना, ईरान, इन्होंने सॉलिड पुश बैक दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। अच्छा खासा नुकसान हुआ है अमेरिका का। देखिए वो पहले उन्होंने, देखिए एक समझने की चीज है, मोसाद दुनिया की आई थिंक सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोई शक नहीं है इसके अंदर।
बहुत बहुत तेज, बहुत काबिल लोग हैं, शातिर दिमाग। ठीक है, उन्होंने एक नया एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया बेटा। हाँ, उसको जी। बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर। हम्म। मतलब नया लड़ाई की तरतीब ये है साहब कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले पहले दिन आप हिटलर को मार डालो, लड़ाई खत्म। पहले दिन आप स्टालिन को ठोक दो, आप उसका जो मार्शल ज़ुकोव को मार डालो। या अगर अमेरिका को ठोकना है उल्टा तो क्या कहते हैं उनके प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमान को और ड्वाइट आइजनहावर को मार डालो, लड़ाई खत्म पहले ही दिन। पैसा हजम। तो ये पहली बार उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को ट्राई किया, कहां पे, हिजबुल्लाह के खिलाफ सन 2024 के आखिर में। तो आपको याद होगा वो नासिरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह थी सबसे तगड़ा इंसर्जेंट ग्रुप था मिडिल ईस्ट में। 2003 में उन्होंने इजरायली फौज के अच्छी तरह से मुकाबला किया था, जबरदस्त मुकाबला किया। तो वो उसके लिए देखिए इजरायली ने बड़ी तैयारी करके ये मार मारी थी और पहले दिन नासरुल्लाह को मार दिया। जो उसका नंबर 2 आया उसको मार दिया, नंबर 3 आया उसको मार दिया, नंबर 4 आया, उसको कोई बनना ही नहीं चाहता था हिजबुल्लाह का हेड। और फिर वो जो मिडिल टायर लीडरशिप थी वो आपको याद है, वो एक्सप्लोडिंग पेजर, उससे खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह के तकरीबन घुटने टिका दिए। दूसरी बार उन्होंने ये ट्राई किया साहब, कहां पे, पिछले साल 2025 में जून के महीने में ईरान पे वार किया। पहले दिन कोई 20 से 25 जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर, ईरान के मिलिट्री कमांडर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो बेचारे मार डाले। और ईरान को झटका लगा और कोई 18 घंटे लगे उनको पलटवार करने, 18 घंटे लगे पलटवार। उसके चलते ईरान भी हिल गया था, लेकिन ईरान ने रिकवर कर लिया। तीसरी बार उन्होंने ये ट्राई किया मादुरो के बरखिलाफ वेनेजुला में, एक वेरिएंट, मारा नहीं, कैप्चर करके ले गए, पकड़ के ले गए, गद्दारी वहां के लोगों के, गद्दारों के साथ मिलकर। ठीक है साहब। चौथी बार जब ट्राई किया ईरान के बरखिलाफ फिर, तब तक ईरान ने इसके तोड़ निकाल लिए थे। देखिए हर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हमारा काम होता है सीखना कि पिछला युद्ध मत लड़ो, अगले युद्ध की तैयारी करो, सीखो क्या हुआ। झूठ मत बोलो कि जीत गए जीत गए जीत गए। लड़ने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है कि साहब क्या गलती करी, क्या ठीक किया, और उसके मुताबिक फाइन ट्यून करो, चेंज करो अपनी टैक्टिक्स। ईरान ने क्या किया साहब, उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल कर दिया। वो समझ गए ये नया लड़ाई का तरीका है, पहले दिन लीडरशिप को मार डालो। ठीक है साहब, ये नया लड़ाई का तरीका है। और उसके चलते उन्होंने अपनी सारी कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज कर दिया कि भाई अगर हमारी टॉप लीडरशिप पूरी खल्लास हो जाए, कोई फिक्र नहीं, हमारे 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ऑल ओवर ईरान, हर एक के अपने मिसाइल, अपने ड्रोन, समझ नहीं आप। और उन्होंने उनको आदेश दे दिए कि भैया हमारा तेहरान से इंतजार मत करना कि ऑर्डर आए, जो मिसाइल है तुमको टारगेट पहले बताई हुई है, दागे जाओ। तो देखिए अमेरिका और इजराइल, उन्होंने, अमेरिका ने फिर झांसा दिया कि साहब हम टॉक्स कर रहे हैं। ये 2 बार कर चुके हैं, पिछले साल भी किया था, टॉक्स चल रही थी और हमला कर दिया। इस साल फिर वही ड्रामा किया कि हाँ टॉक्स हो रही हैं, जेरार्ड कुशनर और वो क्या नाम है वो जनरल साहब का, वो जो है वहां बैठ के टॉक कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी ओमान के थ्रू, कभी जनीवा में, इधर उधर, और बस हो गया और हमला कर दिया। दूसरी बार ईरान को झांसे में नहीं आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग काफी तेज शातिर दिमाग है, ये कैसे झांसे में आ गए। खमैनी साहब बेचारों ने जो है अपने दफ्तर में, उन्होंने सोचा कि शायद पीस टॉक चल रही है तो अभी हमला नहीं करेंगे। अपने दफ्तर में ओवर ग्राउंड उन्होंने सारे टॉप कमांडर्स की मीटिंग बुलाई, 27 को बुलाई थी पहले, इनको इंटेलिजेंस पता चल गई, ठीक है, और वो 27 को हमला करने वाले थे, फिर वो पोस्टपोन हो गई, 28 को हो गई। 28 को जैसे ही मीटिंग हुई
वो इजराइल ने रगड़ दिया, F-15 मिसाइल अपने भेजे और सीधा स्ट्राइक किया खोमेनी साहब का जो ऑफिस और जो रेजिडेंस तेहरान के सेंटर में। और खोमेनी साहब शहीद हो गए। उनके विचारों की 80 साल की बेगम साहिबा वो शहीद हो गई, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू, सब मार डाले। जी। ज्यादा जरूरी, उन्होंने साथ में ठोके जो ईरान की आर्मी के कमांडर, IRGC का कमांडर, उनका मिसाइल कमांडर, ड्रोन कमांडर, 4 इंटेलिजेंस कमांडर, सारी टॉप लीडरशिप खलास कर दी। लेकिन साहब दाद देनी चाहिए ईरान की, ईरान ने एकदम जो है वो पलटवार किया, आधे घंटे में पलटवार कर दिया। अब कमांड एंड कंट्रोल, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं था ईरान में, लेकिन जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो सबसे खूंखार इनके लड़ाके हैं, उन्होंने दागने शुरू किए मिसाइल। 60% मिसाइल ठोके अमेरिकन एयर बेसिस और नेवल बेसिस की तरफ जो गल्फ में थे, और कोई 40% लगाए तेल अवीव के ऊपर, कि उनको पता था कि यार मेन हमारा दुश्मन जो है वो अमेरिका है। ठीक है, उन्होंने पहले दिन, आपको हैरत होगी सुनकर, जो कि क्वातार में अल उदैद सबसे बड़ा एयरबेस और फॉरवर्ड हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड था, वहां पे एक $1.1 बिलियन का जो है वो रडार था। $1.1 बिलियन का ओवर द होराइजन रडार ANPFS 132। केवल 6 रडार ऐसे दुनिया भर में डिप्लॉयड हैं। ठीक है, और उनमें से एक था ये रडार जो कि 5000 किलोमीटर के दायरे में जो भी मिसाइल फायर होता है उसको पकड़ लेता है और उसकी अर्ली वार्निंग देता है। अगर मिसाइल का फ्लाइट टाइम 10 से 15 मिनट है तो 10 से 15 मिनट की अर्ली वार्निंग मिल जाती। समझ रही हैं आप? पहले दिन इजराइल ने ठोक के उड़ा दिया। रूस और चीन ने उसकी इमदाद करी। उन्होंने भी टिट फॉर टैट बदला ले रहे हैं यूक्रेन का, रूसी। अमेरिका ने वहां पे हथियार भेजे हैं, क्रूज मिसाइल भेजे हैं, हाइमार भेजे हैं, ड्रोन भेजे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया है, इंटेलिजेंस दी है। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल, अगर आपके लिए जायज है कि मॉस्को पे हमले करा दें आप, हमारे लिए भी जायज है, हम भी आपकी अब मदद करेंगे। ईरान, वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। और आप ये ना भूलें कि इस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन है? भारतवर्ष। ठीक है ना, भारतवर्ष जो ग्लोबल साउथ की आवाज। ठीक है, तो उन्होंने ठोका साहब। अगले दिन उन्होंने ठोका जो कि थर्ड बैटरीज का फायर कंट्रोल रडार था। ठीक है, और उसके बाद थर्ड बैटरीज 3 उड़ा दी। ठीक है, उन्होंने जो है अभी तक 3 F-15 मार गिराए। ठीक है, कहा जा रहा है 3 F-16 भी मार गिराए हैं। एक KC-135 रिफ्यूलर टैंकर उड़ा दिया। लेकिन इस बारे में ट्रम्प कुछ नहीं बोल रहे, जबकि ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस में बड़ा बोला था कि 11 जहाज गिर गए, तो कभी 6 गिर गए, क्या क्या करते जा रहे थे। लेकिन अपने जो नुकसान हो रहा है या जो डैमेजेस ईरान दे रहा है उस पर बिल्कुल खामोश है। देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, ये मिड टर्म इलेक्शन ईयर है अमेरिका। प्रजातंत्र का बड़ा फायदा होता है साहब। जो भी बेवकूफी अगर टॉप लीडरशिप भी कर रही है, वो दुनिया, जो वहां की जनता है, वो बॉडी बैग्स नहीं चाहती। पहले इन्होंने बुलाया, हमारे 6 मारे गए, 18 घायल हुए। अब तो साहब कोई 21 के ऊपर तो मारे गए हैं और कोई ऑलमोस्ट 178 घायल हुए। ठीक है, और काफी छुपा रहे हैं अभी भी। टोटल सेंसरशिप हो रही है, बैन हो रहा है। एक मिनट, टोटल सेंसरशिप और बैन लगा दिया है, कोई खबर। इजराइल में भी बड़ी अच्छी खासी चोट लगी है। नेतन्याहू साहब का ऑफिस हिट किया, बंकर हिट किया, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी जल रही है, इनके जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल हाइपरसोनिक, इनके जो फतेह 2 मिसाइल, वो जो है वो लगातार
टेल अवीव के ऊपर कहर ढा रहे, हिजबुल्लाह ने फायर खोल दिया है नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर। तो जानी माली नुकसान वहां भी खासा हो रहा है, जो अब लोग क्वाइट ऑब्वियसली लड़ाई में कौन बताता है हमारा नुकसान, कोई फौज नहीं बताती, ठीक है। तो ये सब तो साहब ये कहानियां अब वो चल रही हैं, लेकिन अब जो कहानियां जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब समझना मुश्किल है कि कितना इसमें से डिसइंफॉर्मेशन है, कितनी ट्रूथ है। लेकिन ईरानियन क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने जेराल्ड फोर्ड को ठोक दिया है, हमने जो एब्राहम लिंकन था उसको चोट पहुंचाई है, और वो पीछे हट रहा है वो कैरियर ग्रुप। वहां अमेरिका कह रहा है कि साहब उन्होंने खर्ग आइलैंड, जो कि 90% जहां से ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उसको हिट किया। फॉर्चुनेटली उसके ऑयल डिपो हिट नहीं किए, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट किए एज अ वार्निंग कि साहब अगर आप खाड़ी हार्मोज नहीं खोलोगे तो हम इसको रगड़ देंगे और आपका बहुत नुकसान होगा। ईरान का तोड़ बड़ा सीधा है साहब, आप जरा यहाँ हाथ लगा के देखो, सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी जिसको आपने कहा बचाएंगे, सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी, कतार की रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी, हम सब रगड़ देंगे। 20% दुनिया का तेल वहां से आता है साहब, है। हमारे हिंदुस्तान का 50% तेल वहां से आता है, 60% नेचुरल गैस वहां से आती है। तेल की कीमत $110 प्रति बैरल हो गई, तबाही हो रही है दुनिया की इकोनॉमी की। बिल्कुल ईरान की ऐसा ही है। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी साहब कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। और शियाओं का ये फलसफा है, दे आर वेरी नोन फॉर फाइटिंग लूजिंग बैटल्स। करबला की लड़ाई ऑनवर्ड लेके 8 साल लड़ गए थे वो सदाम हुसैन के इराक से, हालत खस्ता कर दी थी, 1 मिलियन लोग उनके मारे गए, उफ नहीं करी, उफ नहीं करी, ये दाद सर देनी पड़ेगी। सर ईरान ने ये भी कहा है कि नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे, उनके बारे में भी तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कहता है कि क्या मारे सही गए है, हैं, लेकिन कभी वो एआई से वीडियो है, नहीं, कुछ है आप जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल वो खबरें ट्विटर भरा पड़ा था, सारा हाँ, इंटरनेट पे था, लेकिन आज नेतन्याहू साहब आके चाय पी रहे थे किसी एक रेस्टोरेंट में। तो इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में गलत खबर, ये खबर बहुत होती है, फॉग ऑफ वॉर बहुत होता है। थोड़ा हमको भी फूंक फूंक के खबर देखनी पड़ेगी। लेकिन नुकसान हो रहा है साहब, अगर कोई कह दे कि साहब मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं तो स्माइल कर रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ, हाँ। कॉफी के मजे ले रहा हूँ साहब, थोड़ा और ईरान के लोगों, क्या इजराइल के लोगों की हालत बुरी है। ईरान में बहुत कहर ढाया है आम जनता पे, 168 बेटियां मार डाली जी। है। गाली गलौज कर रहे थे ये क्या कहते हैं रूस को, कि बूचा में तुमने कोई 43 सिविलियन मार डाले, हाय 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 पुतिन, हाय ये हाय वो, और तुमने क्या किया है। जो कोई तकरीबन 3,000 लोग मारे हैं ईरान के अंदर, उनमें से 2/3 तो सिविलियन है। और बिल्कुल। आपने पहले दिन ठोका, और वो बेचारे ईरानियन बेटियां, छोटी छोटी फूल। बच्चियां, वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट कह के मार डाले वो। और सॉरी नहीं बोला अभी तक कि गलती से लग गया साहब, हम निशाना वहां नहीं साध रहे थे, ये भी नहीं बोला। ईरान ने खुद फायर किया होगा, अबे पागल कुत्ते ने काट रखा है। देखिए साहब, ये जो दादागिरी हेकड़ी है ना, ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ 250 साल राज किया था अंग्रेजों ने, जी। उनके जूते तलवे चाटने वाले भरे हुए थे, माफ कीजिए खासकर आपकी साइड, अभी भी आदत नहीं गई। मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर जो है वो 3 बार वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं कि क्या हुक्म है मेरे आका। लेकिन मैं लड़िए आपसे जरा यही ईरान पूछना से। चाह रही थी, मैं आपसे यही हाँ, लास्ट में पूछना चाह रही थी कि अब ये करेंगे क्या, क्योंकि इन्होंने ईरान के साथ भी रहना है और इन्होंने अमेरिका का साथ भी देना है, तो हम लोग कहाँ फंस गए हैं। अफगानिस्तान के साथ भी रहना है आपको, देख रही जी है जो बस। लड़ाई हो रही है। यानी देखो, अगर आप अपने देश के हित छोड़कर अमेरिकनों के हितों को महिमा मंडन करना शुरू करो, या उनको उनको प्राथमिकता क्या बोलते हैं उर्दू में उनको इम्पोर्टेंस दें आप, जी। तो यही हाल होगा। यूक्रेन ने भी अमेरिका को खुश करने के लिए रूस से लड़ गए, हाँ। 2 मिलियन अपनी जनता मरवा दी है, और लड़ाई का अंत नहीं, कोई इमारत खड़ी नहीं रही यूक्रेन। अमेरिका खुश होने के बजाय जेलेंस्की साहब को अगले जो लीडर आए गाली दे रहे। ये हश्र होता है। अगर बड़ा सिंपल देखिए, हमको जब फौज में आए थे
चेटवुड में IMF में आपके ऑफिसर भी आते थे पहले, आजादी के पहले ट्रेनिंग इकट्ठे करते थे हम लोग। तो वहां एक दीवार पे लिखा है, योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, एंड माई ओन पर्सनल इंटरेस्ट कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। लेकिन अगर हम किसी और देश की हिसाब की, मेरे को अच्छा बंगला, आलीशान बंगला मिल जाएगा, है, मेरे को मर्सिडीज कारें मिलेंगी, मेरे बेटे अमेरिकन यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ेंगे, तो फिर मुबारक है साहब, आपको तलवे चाटो। लेकिन हश्र उसका बुरा होता है। हम इज्जतदार लोग हैं साहब, हम तलवे चाटने के लिए तैयार, बिल्कुल, और पूरी थर्ड वर्ल्ड तलवे चाटने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या करेंगे अगला? अमेरिकन स्लेव ट्रेड शुरू करेंगे, अफ्रीकन स्लेव ट्रेड? नहीं, मतलब क्या है साहब? व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वेरी फाइन, हम भी आपसे कोई कम नहीं, हम लोग सारे, हमारे भी लोगों के दिमाग बहुत तेज है, साउथ एशिया वालों के खासकर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। हम भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी स्पेस पावर है, हम भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक पावर बनने जा, ठीक है, लड़ना हमें भी आता है साहब। बेवजह आप खिट्टे में, आपने, अमेरिका ने नाक में दम कर रखा है। श्रीलंका में रिजीम चेंज किया, बांग्लादेश में रिजीम चेंज किया, आप लोग के ISI जाके मिल गई, नेपाल में जाके रिजीम चेंज किया, हर जगह वो तंग करना, तोड़फोड़ करना, गदर फैलाना कि हम खुश रहे, बाकी सब दुनिया त्राहिमाम रखे। तो साहब एक स्टेज आएगा कि सारी दुनिया आपको बोलेगी साहब काफी हो गया। देखिए, अगर बॉडी बैग्स बढ़ गए, मैं साफ बता रहा हूं, अगर ईरान ने, हम बोलते हैं ना फौज में सकर पंच, उसका एक लग गया, वो बोलते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, एक सकर पंच लग गया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 4,500 से 5,000 नाविक होते हो। अगर उतने बॉडी बैग्स आपके वहां पहुंच गए, आप समझती है अमेरिका की जनता आपको छोड़ेगी इलेक्शन में? और ईरान नहीं छोड़ेगा सर, ईरान नहीं छोड़ेगा। मेरे ख्याल है ईरान इस वक्त अमेरिका के पीछे लग गया है, और इजराइल के भी। मुझे नहीं लग रहा कि ईरान वो देखिए, आप किसी आदमी को ऐसे कोने में डाल दें कि उसको, भाई तेरी तो जिंदगी मौत का सवाल है, कौन नहीं लड़ेगा? और आप समझते हैं कि सब गद्दार हैं, सब बिकाऊ हैं। ये जो एप्स्टीन क्लास है ना, समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? एप्स्टीन क्लास समझती, सब बिकाऊ हैं, किसी का कोई मॉरल कंपास खत्म हो गया नहीं साहब। लोग अपने देश की कदर करते हैं, अपनी इज्जत की कदर करते हैं, वो लड़ रहे हैं आपसे, अच्छा खासा लड़ रहे हैं। और फ्रैंकली एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आई एटलीस्ट एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री सिटीजन, आई एम इन अ वे, वो कहते हैं कि लाज रख ली साहब। बिल्कुल ऐसे ही सर, लड़ाई की है वापस, ये मिडिल टायर पावर है। अभी तो आप रूस से लड़े नहीं हो साहब, ना चीन से लड़े हो। एवरी डे दैट यू फाइट ईरान, आप कमजोर हो जाएंगे रूस के लड़ने के लिए या चीन से लड़ने के लिए, एवरी डे। बिल्कुल ऐसे है सर। ईरान ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है जी, अच्छा सबक सिखाया है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई। और उन्होंने दुनिया को एक मिसाल दी है कि इज्जत बरकरार रखो, स्टैंड अप एंड फाइट, स्टैंड अप एंड फाइट। अगर टिरनी है कि तुम बड़े ताकतवर हो तो साहब हम तुमको मसल देंगे, तो क्या करें? अपनी इज्जत बेच दें तुम्हारे लिए? नहीं साहब, लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा किया ईरान ने, वरना तो सब जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो भी झुकी रहती हैं, और हमारा भी वही हाल रहता है अमेरिका के आगे। लेकिन ईरान ने इनको, अरे साहब, आपके तेल की लाइनें देख रही हैं, आप गैस की लाइनें देख रही हैं, आपके मुल्क में तो ज्यादा होंगी हमारे से, क्योंकि हमारी फिर भी ईरान से दोस्ती है, हमारे टैंकर भेज रहा है, वो आने दे रहा है। नहीं सर, मंगा रहे हैं, अब ये भी दूसरे रास्ते से मंगा रहे हैं। अब इन्होंने भी कुछ बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि वो इन्होंने सिर्फ पेट्रोल प्राइस बढ़ानी थी, वो बढ़ा ली इन्होंने। बट वो बोलो कि थोड़ा अमेरिका की, आप समझ रहे थे कि उसकी चढ़ती कला है, वो गर्दिश में सितारे जाते देर नहीं लगती, खासकर जब अगर आप पाप करें। बिल्कुल 168 बेटियां मार डालना पाप है, पाप है। किसी भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, ठीक है सर। कुरान शरीफ पढ़ लेना, क्या लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो थैंकफुल। मुझे पता है आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन आप आए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी सर।
थैंक यू।